हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट लेसन मैंने जो मार्जिनल कॉस्टिंग आपको कंप्लीट करवाया था और उसके बाद यही होप थी कि जल्द ही कॉलेज ओपन होंगे और मैं एक दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो है रेशियो एनालिसिस, जिसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, तो वो स्टार्ट कराने का प्लान था। लेकिन क्योंकि अभी कॉलेज का फ़िलहाल कुछ फिक्स नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं नेक्स्ट 1-2 वीक में स्टार्ट हो पाता है, तो इसीलिए मैं एक नया लेसन जो है आज से स्टार्ट करा रहा हूँ, जिसके अंदर क्वेश्चंस भी कम है। तो वो 5-7 दिन में अपन उसको कंप्लीट कर सकते हैं और आप इजीली जो है वीडियो देखकर भी उसको समझ सकते हैं। तो लेसन का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड जो है आई थिंक आप लोगों को अच्छे से पता होगा। काफ़ी टाइम से जब 11th-12th में ही स्टूडेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनके बारे में बताया जाता है। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट का सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है। वित्तीय विवरण या फिर आप जो अंतिम खाते जो बोलते हैं उसको फाइनल अकाउंट, वही चीज़ होती है। तो एक सिंगल बिजनेस और एक आपके जो है कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको पता है डिफरेंस होता है। और आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर फाइनल अकाउंट पढ़ा है कंपनी का, और सेकेंड ईयर के सारे क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने जो एक बैलेंस शीट बनाई थी, जिसके अंदर लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट, करंट लायबिलिटी होते हैं, और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की प्रैक्टिस आपको वैसे तो 12th में भी था आपके, और उसके बाद सेकेंड ईयर में था, बट सेकेंड ईयर में थोड़ा इतने इसके क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, जिसमें सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके जीपी निकालते हैं, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस तरह से वो चलता है इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम उन्हीं स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है बेसिकली ना तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए बनी है और ना किसी प्रकार का प्रोडक्शन का कॉस्ट निकालना या एस्टिमेशन के लिए बनी है। दैट मीन्स कि ना तो वो फाइनेंशियल अकाउंट की तरह रिकॉर्डिंग का काम करती है और ना कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह प्रोडक्ट को एनालाइज करके उसकी जो कॉस्ट कैलकुलेट करके और उसके लिए कुछ प्लान करती है, बल्कि ये फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो डेटा आपको मिलता है उस डेटा की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करती है मेनली कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, कौन सा प्रोडक्ट चलाना है, कौन सा नहीं चलाना है। कई बार आपको ये लगता है कि किसी प्रोडक्ट में आपको लॉस हो रहा है, आपको उसको बंद कर देना चाहिए, जबकि उसको बंद करने से आपको और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस एग्जाम्पल को भी मैंने आपको 2-3 बार बताया है। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल जो है मैनेजमेंट और ये आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये बताता है। अब इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे मेथड है और वो मेथड ही आपके मतलब काफ़ी सारे लेसन्स कवर करते हैं। वैसे मेथड एक बार इन शॉर्ट में बताऊं तो एक कंपेरेटिव होता है, कॉमन साइज होता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है, रेशियो एनालिसिस होता है, कैश फ्लो होता है और फंड फ्लो। तो अगर अपन केवल इसी टॉपिक को अगर कंटिन्यू करते जाएं, इनके सारे मेथड्स को पढ़ते जाएं, तो आपकी नियर अबाउट 40% जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसी के अंदर कवर हो जाती है। और ये सारे जो लेसन मैं अभी पढ़ाऊँगा, ये सारे एक चीज़ बढ़िया है कि ये सारे 12th में आपने पढ़े हुए हैं। कंपेरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस और सीबीएसई के अंदर कैश फ्लो भी था। तो ये काफ़ी सारे लेसन्स आपने पढ़े हैं 12th में, वो के वो टॉपिक अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट, यानी कि तुलनात्मक विवरण पत्र बनाना। तो तुलनात्मक विवरण पत्र, कंपेरेटिव जो है स्टेटमेंट बनाना, ये एक बहुत ही सिंपल और फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी इसको इसलिए दी गई क्योंकि आपको पता है कि अपन जब भी कोई काम करते हैं, जब भी हमारा रिजल्ट आता है, तो हम लोगों के साथ, हमारे खुद के रिजल्ट के साथ उसको कंपेयर करके हमारी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 10th में किसी बच्चे के अगर परसेंटेज आते हैं, तो आप पूछते हो भाई आपके खुद के जो है बच्चे के परसेंटेज आए 80 आए, तो आप फटाक से उसको कंपेयर करते हो भाई उसके इतने आए, उसके इतना आए, उसके इतना आए, और उस कंपैरिजन से पता चलता है कि भाई 10th में 80% आए, तो वैसे तो एनफ है, काफ़ी अच्छे नंबर है। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, आज के कंपटीशन के टाइम में लोग जो है 90+% ला रहे हैं, 90% ला रहे हैं, तो फिर कंपैरिजन के बाद हमको लगता है कि वो कम है। अदरवाइज जैसे हम पेरेंट्स हैं, हमने खुद ने जब पढ़ाई करी तो हमारे खुद के कभी इतने परसेंट 60-70% भी बड़ी मुश्किल से आते थे, तो हमारे बच्चे अगर 80% ला रहे हैं तो मतलब उससे काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आज के टाइम में जब कंपेरिजन करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तब वो परसेंटेज आपको क्या लगते हैं, कम। तो दैट मीन्स कि कंपैरिजन जो करना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, चीज़ों का, वो बहुत ही आसान तरीका है आपकी परफॉर्मेंस को देखने का कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हुई है या एनहांस हुई है, बढ़ी है, तो वो चीज़ आपको उसमें पता चलती है। बेसिकली आपको पता होगा कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं कंपनी के, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हो, हमेशा 2 साल का बनाना पड़ता है। यानी कंपनी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो उसके 2 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इससे ये होता है कि कोई भी व्यक्ति
जिसको अगर कंपनी से डील करना है, किसी भी तरह की डीलिंग करनी हो, चाहे गुड्स बेचना हो, चाहे गुड्स खरीदना हो, चाहे भले आपको जो है लोन देना हो या उनसे पैसा लेना हो, शेयर्स में पैसा लगाना हो, डिबेंचर्स में लगाना हो, कुछ भी करना है XYZ, तो उसको उन 2 साल के डेटा से वो कंपेयर करके, एनालाइज करके, रेशो निकाल कर, कैश फ्लो, फंड फ्लो, जैसे भी वो चाहे उसको देख सकता है और उसको देख कर वो डिसीजन ले सकता है कि वो कंपनी के साथ में डील करे या ना करे। तो दैट मीन्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है 2 साल की, उसको आप कई सारे मेथड से एनालाइज कर सकते हैं और कंपनी के साथ डील कर सकते हैं। और उसमें से एक कंपेरेटिव मेथड है जिसके अंदर आप कंपेयर करके लास्ट ईयर से दिस ईयर को काफ़ी सारी चीज़ों से डिसीजन जो है मेकिंग कर पाते हैं। जैसे लास्ट ईयर से इस साल हमारी सेल्स बढ़ी या घटी, एसेट्स बढ़ी या घटी, शेयर्स बढ़े या घटे, प्रॉफिट बढ़ा या घटा, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है हम कंपेयर करते हैं। और इसी कारण कंपेरेटिव स्टेटमेंट खुद भी वापस कई सारे टुकड़ों में अलग अलग बांटा है। तो पहला होता है इसमें तुलनात्मक उत्पादन लागत का विवरण, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, और वो ये है कि आप कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस लिखते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस तो प्राइम कॉस्ट आती है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ते हो और उसके बाद ओपनिंग WIP ऐड और क्लोजिंग WIP लेस करते हो तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है, फिर ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, और उसके अंदर जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड लेस करके और उसके बाद आप जो है टोटल कॉस्ट निकालते हो, फिर प्रॉफिट जोड़ते हो तो सेल्स आती है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इसमें एक सीक्वेंस में एक चेंज कर दिया कि जो ऑफिस एक्सपेंसेस है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर से हटाकर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जोड़े जाते हैं। दैट मीन्स कि फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद जब आप ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP को ऐड और लेस करोगे तो जो आंसर आपका वर्क कॉस्ट आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वर्क कॉस्ट जो है वो क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बनाने तक का खर्चा। इसका अलग व्यू है, जैसे मैंने कहा कि हर एक जना अलग अलग हिसाब से सोचता है, हर मेथड की जो है थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है। तो ये मानते हैं कि भाई फैक्ट्री तक का खर्चा ही बनाने तक का खर्चा है, जो लॉजिकल भी है, क्योंकि जैसे जैसे अकाउंटिंग आगे बढ़ती है, फाइनेंशियल से कॉस्टिंग में आए, कॉस्टिंग से मैनेजमेंट में आए, तो जो चीज़ें उनको ठीक नहीं लगती थी तो उन्होंने उसके अंदर जो है इम्प्रोवाइज किया, उसको इम्प्रूव किया। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा कि फैक्ट्री कॉस्ट तक ही जो वर्ड है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, और फिर हम ऑफिस का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा एक साथ जोड़ेंगे और जिससे हमारी डायरेक्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। और अगर हमारे पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी, और फिर ऑफिस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है। पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते समय आप ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट के अंदर ऑफिस ओवरहेड जो है, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन तीनों एक साथ जुड़ते हैं, जहां सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐड लेस करते हैं। तो अभी मैं इसका फॉर्मेट आपको बता रहा हूं, तो इस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो आप देख लीजिए और आपको बिल्कुल इजी लगेगा, बिकॉज ये जो आपने जो फॉर्मेट यहाँ पे आप यूज़ करेंगे वो फर्स्ट ईयर में कॉस्टिंग में आपने खूब सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर हुए हैं तो वो भी ऐड करेंगे, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को आप माइनस करो तो आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें डायरेक्ट वेजेस जो होती है वो आप ऐड करो। और इसके अलावा वैसे जनरली क्वेश्चन में होता नहीं, पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि जैसे अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ अलग दिए हों, वैसे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली यही है जो आपको मैंने यहाँ लिखा है कि जो एक्सपेंसेस परचेज के समय होते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और हो तो वो भी लिख दीजिए। और फिर उसके बाद में जब प्राइम कॉस्ट होगी तो उसके बाद फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम से बोला गया है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जुड़ा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखा, फिर उसके बाद ओपनिंग WIP को ऐड और क्लोजिंग WIP को लेस करेंगे तो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो दैट मीन्स कि अगर ये सिंपल स्टेटमेंट होता कॉस्टिंग वाला तो ओपनिंग क्लोजिंग WIP के बाद यहाँ जो आंसर आता वो आपके आता फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, लेकिन यहाँ ये वर्क कॉस्ट की जगह ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पर वर्क कॉस्ट के बाद जब ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हैं तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, लेकिन ये ऑफिस ओवरहेड जुड़ता ही नहीं, तो इसलिए फैक्ट्री कॉस्ट ही डायरेक्ट आपकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं और उस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार मैं इसको क्लीन करके क्वेश्चन नोट कर देता हूं। और आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही थैंकफुल भी हूं क्योंकि आप लोगों ने बीकॉम फाइनल ईयर का जो रिस्पांस रहता है मेरे वीडियोस के अंदर वो बहुत ही हाई रहता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इसको देखते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर देखने के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं या जो भी थ्योरी में लिख रहा हूँ
हार्ड वर्क करके, तो वो आप उसको कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे कि आपका कंटेंट तैयार होगा। क्योंकि पता नहीं कि ये टाइम जैसे कितने टाइम तक निकलता है, और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि और आगे बढ़ता है, तो इस लेसन के बाद में मैं ये भी कोशिश करूंगा कि फिर अपन लाइव क्लास लेंगे, जिसमें थोड़ी और कनेक्टिविटी रहेगी, आप लोगों को भी फ्रीडम रहेगी कि आप आराम से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम तो बता सकते हैं। तो मैं अभी इसको क्वेश्चन लिख के फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया है फॉर्मेट के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दिया हुआ था, परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक लेस करा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है। क्वेश्चन भी मैं आपको जैसे भेजता हूँ, मैं क्वेश्चन भी आपको जो है वीडियो के साथ आपको सेंड कर दूंगा, तो वो आपको दिए हुए हैं इसमें। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको और भी कुछ जो है पॉइंट इसके अंदर दिए हैं, तो वो भी इसके अंदर मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ साइड में मैंने लिखी है कि जो ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं जो इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। देखिए ऐसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बाद क्वेश्चन के अंदर एक तो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, उसके बाद एक दे रखा है आपको एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा दे रखा है और एक आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है आपके, एक तो फैक्ट्री एक्सपेंस के खुद के नाम से दे रखा है वो आपने लिख दिया, और डेप्रिसिएशन भी जो है वो फैक्ट्री का खर्चा होता है, तो वो भी यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन जो ऑफिस का खर्चा है वो हमने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मेट लिखा उसमें आता नहीं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी आता नहीं। तो ये जानबूझ के कन्फ्यूज़न के लिए दे रखा था कि भाई आप उसको गलती से नोट डाउन ना कर लें, लेकिन ये दोनों नहीं आते, तो मैंने अलग से एक नोट लिख दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए ये फॉर्मेट जो है वो मैंने पहले से ही इसलिए नोट कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, और दूसरा फॉर्मेट तो आपको लर्न हो ही जाएगा, इसके अंदर कंपेरेटिव क्या चीज़ है वो आपको मेन इसमें बताना है। तो देखिए बड़ा ही आसान सा है कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना, और आपको जल्दी से ये वापस 12th में पढ़ा तो आपको याद भी आ जाएगा कि जैसे हमारा ओपनिंग स्टॉक 1 लाख से 1.5 लाख हुआ, तो ये पीछे के 2 कॉलम है, ये तो ईयर के हो गए 2, और पीछे के 2 कॉलम है ये वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है कि कितना उसमें चेंज हुआ। तो वेरिएशन के अंदर प्लस माइनस मतलब अमाउंट के अंदर कितना हुआ, और परसेंटेज ऑफ वेरिएशन का मतलब कि वो परसेंटेज के अंदर जो है वो चेंज कितना आया वो आपको बताया गया। तो जैसे 1 लाख से कोई चीज़ 1.5 लाख होती है, तो ऑलवेज कंपेयर जो करते हैं वो किससे करते हैं, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करते हैं। तो 1 लाख से 1.5 लाख हुआ, यानी कि कितना बढ़ा, 50,000। और ये 50,000 जो है वो किस बेस पे बढ़ा है, 1 लाख पर। हमेशा जैसे अगर किसी व्यक्ति की सैलरी अगर 10 से 15,000 हुई तो कितनी बढ़ी, 5, तो 5,000 में 10,000 का भाग लगता है बेस का, ना कि 15,000 का। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर परसेंटेज निकालने के लिए आपको हमेशा जो है वो किसका भाग लगाना है, इसके अंदर बेस ईयर। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि 50,000 बड़े थे पहले 1 लाख पर, तो 50,000 अगर 1 लाख पे बढ़े यानी कितने बढ़े, 50%। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 50%। इस तरीके से बस सिंपल सा है। और देखिए जैसे 7 लाख से 9,80,000 हो गए, तो 9,80,000 में से 7 लाख माइनस किया, कितने बढ़े, 2,80,000 किस पर, 7 लाख पर। तो डिवाइड बाय 7 लाख करेंगे तो यानी कि ये कितने बढ़े, 40%। तो ऐसे करके आपको बस लिखते जाना है, और यहाँ पे परसेंट का सिंबल नहीं लगाना है क्योंकि परसेंटेज का सिंबल आपने ऊपर पहले ही लगा रखा है। इसी तरीके से आपकी जो नेक्स्ट अमाउंट है 8 लाख से 11,30,000 हुई, तो 3,30,000 आपके इन दोनों की टोटल बड़ी है 8 लाख पर। तो डिवाइड बाय 8 लाख और इंटू 100 करेंगे तो ये बड़ी है 41.25%। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख से 1,70,000 हुआ है, तो यानी कि 20,000 बड़ा है, वो बड़ा है 1.5 लाख पर। तो परसेंटेज के हिसाब से 13.33। और वैसे बेसिकली मैं बताऊं आपको तो बुक के अंदर जो आंसर भी होता है वो इनका ओपनिंग क्लोजिंग परचेज का नहीं होता है, क्योंकि इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है मेन। तो इसलिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का ही जो डिफरेंस होता है वो हमारे लिए ज़्यादा मान्य है। तो 6,50,000 से 9,60,000 हो रहा है, तो 3,10,000 रुपये हमारी जो है वैल्यू बड़ी है 6,50,000 से, तो मतलब 47.69%। तो ये इस तरह से बस चलता रहेगा। वेजेस 5 से 7 लाख हुई है, तो 2 लाख बड़ी है 5 लाख पर, तो कितनी बड़ी, 40%। और वैसे ही आपका फैक्ट्री एक्सपेंस 1 से 31 हुआ, तो 30,000 बड़ा है 1 लाख पर। और लास्ट डेप्रिसिएशन 50 से 70 हुआ है, 20,000 बड़ा है, तो ये भी 40%। और ओवरऑल कॉस्ट आपकी जो है वो हो गई है
18,60,000 जो कि पहले थी 13 लाख, तो यानी कि ये बड़ी है 5,60,000 किस पर, 13 लाख पर, डिवाइड बाय 13 और इंटू 100 करेंगे तो ये बड़ी है 43.08%। तो ये इतना सिंपल सा तरीका है कि आप एक बार स्टेटमेंट बनाकर लिख लीजिए और स्टेटमेंट बनाने के बाद बस कंपेयर कर लीजिए कि पिछले साल से वैल्यू कितनी बढ़ी या घट भी सकती है। अगर घटती है तो उसके आगे माइनस का सिंबल लगा दीजिए, या उसको अकाउंटिंग के अंदर हम किसी संख्या को अगर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब वो माइनस की संख्या है, तो वैल्यू भी माइनस में लिख दीजिए ब्रैकेट में और उसका परसेंटेज भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ओवरऑल हमारी जो सारी कॉस्ट है वो बड़ी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा रहा होगा कि इन्होंने अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा दिया होगा और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण ये सारे एक्सपेंसेस मोस्टली वेरिएबल है तो ये सारे बढ़ गए। लेकिन फिर आप कंपेयर ये करते हो कि हमारा प्रोडक्शन तो मान लो कि 25% बढ़ा और जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 43 बढ़ी, तो मतलब हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया, या प्रोडक्शन 50% बढ़ा और हमारी कॉस्ट है वो 43% बढ़ी, तो इसका मतलब हमने अच्छा काम किया। तो मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जो कंपैरिजन का काम है वो करके बताएगी कि भाई आपने जो किया है प्रोडक्शन का काम वो बेटर है या फिर आपने ज़्यादा वेस्टेज करी है मटेरियल की, लेबर की और अपने सोर्सेज की, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। तो मैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो सेकंड मेथड होगा, मतलब कि कंपैरेटिव का सेकंड पार्ट, वो आपको बताता हूँ। और जब तक आप ये क्वेश्चन करें, और मैं एक और क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के तौर पर इसमें दे दूँगा, तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व करके और उसकी परसेंटेज आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से वो सॉल्व होगा। थैंक यू।